प्यारे विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि इस समय आप बहुत ही बिजी होंगे क्योंकि आपको एक प्रकार से दोहरी तैयारी करनी पड़ रही होगी। आपके लिए बोर्ड परीक्षा की डेट भी नज़दीक आती जा रही है और यहाँ आपको दूसरी ओर प्रैक्टिकल परीक्षा की भी तैयारी करनी पड़ रही है। तो विद्यार्थियों, इन्हीं ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो आपके लिए है। तो विद्यार्थियों, मैं अनिल प्यासी आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान के अंतर्गत विभवमापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं ये जानेंगे। इसकी पूरी थ्योरी, इसका पूरा सिद्धांत और प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। तो यहाँ से वार्षिक परीक्षा में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बना करता है विद्यार्थियों कि विभवमापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने हेतु प्रयोग का वर्णन निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। पहला, उपकरण का नामांकित चित्र, परिपथ का रेखा चित्र भी कह सकते हैं। दूसरा, सिद्धांत एवं सूत्र और प्रेक्षण तालिका। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखने के लिए सावधानियां भी पूछी जा सकती हैं। इस प्रकार आपको वार्षिक परीक्षा का भी एक प्रश्न तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ पूरा प्रैक्टिकल अपन चूँकि अच्छे से आज करके भी देखेंगे, है ना, और उपकरणों के बारे में जानेंगे भी। ठीक है, आपको इस वीडियो में बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे जिनसे आप थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिएगा। तो चलिए विद्यार्थियों, चलते हैं सबसे पहले प्रयोगशाला में। सबसे पहले अपन जाने लेते हैं कि विभवमापी द्वारा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने हेतु कौन कौन से आवश्यक उपकरण होते हैं। उपकरणों के बारे में परिचय जाने लेते हैं, तभी ना अच्छे से अपन प्रयोग कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अपन विभवमापी को। तो विद्यार्थियों, ये आपको दिख रहा होगा विभवमापी है। इसमें ये देखिए विभवमापी में तार हैं। आपको वैसे पता ही होगा कि ये तार काय के होते हैं, ये मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन धातु के होते हैं। ये देखिए यहाँ पर इसका ये यहाँ से तार शुरू हो जाता है और ये तार पूरा 1 मीटर तक ऐसे जाता है पूरा, और फिर यहाँ से राउंड घूम करके ये आता है, यानी तार डिस्कनेक्ट नहीं होता, ये पूरा ऐसे करके घूम करके पूरे में, और इसका आखिरी पॉइंट कहाँ जाता है, यहाँ पर जाता है। तो ये हो जाता है इसका प्रारंभिक बिंदु, ए पॉइंट कहला गया और ये बी पॉइंट कहला गया। ये तारों की संख्या प्रायः 10 होती है, जैसे इसमें गिन करके देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 मीटर लंबा ये तार होता है और इसके साइड में स्केल लगा होता है। अब विद्यार्थी, स्केल में भी आप गौर करें, देखिए यहाँ से भी गिनती शुरू हो रही होगी 1 2 3 4 इस टाइप से, है ना, और उल्टे क्रम में भी गिनती शुरू हो रही होगी। देखिए कि 100 फिर 99 98, है ना। तो दो प्रकार से क्यों, इस तरफ से भी लिखी हुई गिनती, इस तरफ से भी क्यों, ये रीडिंग लेने के काम में आती है। जब आप प्रयोग करेंगे तो देखेंगे कि किस तरफ से कैसे रीडिंग ली जाती है ना। तो ये इसमें अपन चर्चा करेंगे। अभी और उपकरण देख लेते हैं। विभवमापी में जॉकी होती है जिसको अपन को तार में टच करा करके संतुलन बिंदु ढूंढना होता है। अब बात आती है यहाँ पर, ये देखिए ये बैटरी है, ये सेल है, ठीक है ना, सेल, और ये इसमें यहाँ पर ये प्लस है और इसका ये माइनस सिरा है। ठीक है, ये प्लस सिरा है ये और ये माइनस सिरा है। और देखिए ये है रिहोस्टेट, परिवर्ती प्रतिरोध, जिसे आप धारा नियंत्रक भी कह सकते हैं। विद्यार्थी, धारा नियंत्रक में देखिए यहाँ पर इसको आपको कितने पॉइंट मिलेंगे। यहाँ पर देखिए ये 3 पॉइंट इसमें दिख रहे होंगे, 1 2 और ये 3 पॉइंट। तो अपन कनेक्शन कहाँ करते हैं, इसमें भी यहाँ बेलनाकार भाग है, यहाँ पर तार लपेटे गए हुए हैं, पूरे घुमा घुमा करके लपेटे गए हैं, लेकिन ये एक दूसरे से टच नहीं है, दूर दूर है ना। भले आपको टच दिख रहे हो पर दूर दूर हैं, टच नहीं करते हैं। यहाँ भी ये तार लगा हुआ है, तो एक पॉइंट यहाँ दे देते हैं और दूसरा पॉइंट यहाँ दे देते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर एक प्रकार से देखिए यहाँ से तार से ये जुड़ गया, और अब ये इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इसमें ये खिसकाने के लिए होता है, आगे पीछे इसको खिसका देते हैं, और इससे जुड़ा हुआ है क्या, ये जुड़ा हुआ कैसे, तार से, और इसका कनेक्शन यहाँ से हो गया है। तो एक पॉइंट इससे बन जा रहा है
और एक पॉइंट इससे बन रहा है इसका, ठीक है ना। इसका भी तार मैग्नेन या कांस्टेंटाइन धातु का होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद बात करते हैं आपको, ये तो कहला गया आपका विभवमापी का सेल, है ना। विभवमापी का सेल हो गया, बैटरी हो गया, ठीक है। अब ये अपना हुआ प्रायोगिक सेल। प्रायोगिक सेल के अंतर्गत अपन ने लिया है, कौन सा सेल लिया है यहाँ, लेक्लांसी सेल, ठीक है। लेक्लांसी सेल के बारे में जान जाए। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये सरंध्र पात्र के अंदर यहाँ पर कार्बन की छड़ लगी हुई है, ये कार्बन की छड़ है। और इसके चारों ओर आपने पढ़ा होगा लेक्लांसी सेल में मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का चूर्ण होता है, और ये कार्बन की छड़ होती है जो धनध्रुव का कार्य करती है। और ये जस्ते की छड़, ये जस्ते की छड़, जिंक की छड़ जो है ऋण ध्रुव का कार्य करती है। विद्युत अपघट्ट के रूप में यहाँ पर क्या लिया जाता है, अमोनियम क्लोराइड नौसादर का विलयन लिया जाता है, जो इसके अंदर भरा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से ये सेल हुआ, तैयार हुआ। परिपथ की चर्चा भी अपन करेंगे। अब बात आती है ये प्रतिरोध बॉक्स की। विद्यार्थी, प्रतिरोध बॉक्स भी महत्वपूर्ण उपकरण होता है। इसमें आप गौर करें, यहाँ पर ये ओम करके ये लिखे हुए हैं, यहाँ पर ये देखिए 5 ओम, ठीक है। यहाँ पर ये 5 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 1 ओम, ठीक है ना। इस टाइप से भी यहाँ पर भी लिखे हुए हैं। और बीच में यहाँ पर इन्फिनेटिव लिखा हुआ, ठीक है ना। अब होता क्या, प्रतिरोध बॉक्स से जितने ओम का प्लग निकाल लिया जाता है, इस प्लग को निकाल लेते हैं इनको, उतने, ये जैसे अपन ने ये निकाल लिया तो यहाँ 1 ओम का प्लग अपन ने निकाल लिया, तो 1 ओम का प्रतिरोध इसमें जुड़ जाता है। कैसे जुड़ जाता है, पहले यहाँ पर मैं अनंत ओम का प्रतिरोध ये प्लग लगा दूँ, ये लगा दिए। अब यहाँ से हमने 1 ओम का ये निकाल लिए। अब होता क्या है विद्यार्थियों कि यहाँ से देखिए, यहाँ पे पीतल की पट्टी दिख रही होगी, तो करंट तो यहाँ से फ्लो होता हुआ बिल्कुल चला आ रहा है, ऊपरी ऊपर चला आ रहा है, यहाँ तक चला आया। अब यहाँ के बाद यहाँ ये कटा हुआ भाग है, यहाँ पर ये देखिए, ये कटा हुआ भाग, ये कटा हुआ है यहाँ पर ये, तो यहाँ से धारा नहीं जा पाएगी। तो अब होगा क्या, इसके अंदर से यहाँ से धारा होकर के जाएगी, बाईपास से होकर के जाएगी, जिसको आप कह सकते हो। तो वहाँ पर 1 ओम का प्रतिरोध तार जुड़ा हुआ है, वो परिपथ में हो जाएगा, तो 1 ओम का प्रतिरोध जुड़ जाता है। ये प्रतिरोध बॉक्स की कहानी हुई, इसको आप समझ सकते हैं। यानी जितने ओम का प्रतिरोध जोड़ना है उतने ओम के प्लग को अपन निकाल लेंगे। और एक बार प्लग निकालने के बाद जब उसको लगाते हैं तो अच्छे से कस के लगाया करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है, ये है गैल्वेनोमीटर, ठीक है, धारा मापी, ठीक है ना। अब एक और उपकरण इसमें धारा मापी, क्या करते हैं, इससे दिशा देखते हैं, है ना, कि किस दिशा में विक्षेप हो रहा है। संतुलन बिंदु इसी से प्राप्त किया जाता है, गैल्वेनोमीटर हो गया। अब इसके बाद है ये एक मार्गी कुंची, ठीक है। एक सिरा यहाँ, दूसरा सिरा यहाँ, बीच में प्लग लगा हुआ है, तो यहाँ से धारा चली जाएगी। इसको निकाल देंगे तो धारा जाना रुक जाएगी। ये उपकरण के बारे में जान लिए। अब देखते हैं ये तार को कनेक्शन किस प्रकार से किया गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको परिपथ का ये डायग्राम आपको अच्छे से समझना होगा। अब यहाँ देखिए ए बिंदु, ये ए बिंदु विभवमापी की, ये ए बी क्या हो गया, ये विभवमापी का तार हो गया। जो आपके 10 तार है ना, तो उसका पहला सिरा ये हुआ और दूसरा सिरा आखिरी में गया, ये बी कहलाया। तो यानी यहाँ से यहाँ तक ये पूरे विभवमापी के 10 तार हैं, हमने उसको सीधा करके बना दिया, आप ये समझ सकते हैं। तो ये पॉइंट कौन सा कहलाया, ए। अब ए पॉइंट का संबंध, ए उच्च विभव वाला बिंदु होता है विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए। ए का संबंध हमेशा हम धनध्रुव से कराते हैं। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि विभवमापी का जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट का संबंध कैसे कर देंगे, बैटरी के धन सिरे से, ठीक है ना। और बैटरी के ऋण सिरे का संबंध कैसे कर देंगे, कुंजी से, ठीक है ना, ठीक है। और अब देखें कुंजी के दूसरे सिरे का संबंध कैसे कर देंगे, परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक से, ठीक है ना। और धारा नियंत्रक के दूसरे सिरे का संबंध कैसे कर देंगे, विभवमापी के दूसरे बिंदु बी से कर देंगे। ये आपका इतना पूरा हो जाएगा प्राथमिक परिपथ। चलिए इतना का कनेक्शन अपन देखते हैं। तो ए बिंदु का संबंध कैसे होना चाहिए, बैटरी के प्लस से। चलिए देखते हैं कि नहीं है। यहाँ पर देखें, ये हुआ आपका ए बिंदु, ठीक है। यहाँ से हम ये तार ले गए, अब इसको जा कर के जोड़ेंगे। कहाँ से जोड़ेंगे, इसको जोड़ देंगे अपन ये
बैटरी के प्लस से ऐसे करके ये जोड़ दिए, ये जोड़ दिए, ठीक है ना। अब बैटरी का माइनस सिरा कहाँ से गया, चलिए इसमें देखें, बैटरी का माइनस सिरा गया कुंजी से, ठीक है ना। तो बैटरी का ये माइनस सिरा ये अपन ले गए, कुंजी से ले गए, ठीक है ना। अब कुंजी का दूसरा सिरा कहाँ से ले जा रहे हैं, ये देखिए दूसरा सिरा कहाँ जाएगा, दूसरा सिरा देखें, कुंजी का दूसरा सिरा प्रतिरोध जो है परिवर्ती प्रतिरोध, उससे ले जा कर के जोड़ देंगे। तो कुंजी का ये दूसरा सिरा, ये कुंजी है, इसका दूसरा सिरा ये ले जा रहे हैं, ये देखिए इससे जुड़ गया, परिवर्ती प्रतिरोध से जुड़ गया, ठीक है ना। आप वहाँ पर देखिए परिवर्ती प्रतिरोध का दूसरा सिरा जो तीर से दिख रहा होगा, ये वाला सिरा, ये काय से जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा ये दूसरा सिरा जा रहा है। तो दूसरा सिरा हम देख रहे हैं ये जुड़ गया बी पॉइंट से, ठीक है ना, विभवमापी के बी पॉइंट से। तो विद्यार्थी ये हो गया प्राथमिक परिपथ तैयार, ठीक है ना। अब देखते हैं कि जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, यानी प्रायोगिक सेल है, यहाँ लेक्लांसी सेल लिया गया है, उसका कनेक्शन कैसे किया गया है। तो चलिए, ये हुआ विभवमापी का ए पॉइंट। विभवमापी के ए पॉइंट से ले जा कर के देखिए किसको जोड़ा गया है, सेल के, प्रायोगिक सेल के धन सिरे से, और धन सिरे से ही प्रतिरोध बॉक्स के एक सिरे को जोड़ दिया गया है। यानी बात करें तो जो सेल है, सेल के धन सिरे से आपको दो तार ले जाना पड़ेगा, एक जोड़ना पड़ेगा रेजिस्टेंस बॉक्स में और एक जोड़ना पड़ेगा ए पॉइंट पर। चलिए देखते हैं। तो ये सेल का धन इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना, ये कार्बन की छड़। तो इससे देखें दो तार निकल रही हैं कि नहीं निकल रही हैं, ये देखिए दो तार, ये दो तार सेल के धन सिरे से निकल रही हैं ना धन सिरे से। ये ना देखिएगा, ये तो वो ऋण सिरे की तार है, ठीक है ना, ये निकल रही है। अब ये देखें कहाँ कहाँ से जा रही हैं, तो ये गई एक, ये देखिए ये चली गई, ठीक है ना, ए पॉइंट पर चली गई ना, बिल्कुल सर्किट आपको समझ में आया। ये देखिए ए पॉइंट पर चली गई ना ये वाली तार। अब दूसरी तार जो यहाँ से निकाले हो कहाँ जाएगी, रेजिस्टेंस बॉक्स पर। तो ये दूसरी तार ये देखिए ये रेजिस्टेंस बॉक्स पर चली गई, ठीक है ना। आप सेल का ऋण सिरा देखिए, ये जो छड़ के साथ, जस्ते की छड़ के साथ जुड़ा हुआ है, ऋण सिरा है, ऋण इलेक्ट्रोड है, ये काहे से जा कर के जुड़ा है, रेजिस्टेंस बॉक्स के दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ दूसरे सिरे से ये, ठीक है। यहाँ तक कनेक्शन हो गया। अब ये यहाँ से ये जोड़ दिए। अब देखिए यहाँ से ऋण सिर, यहाँ जो प्रतिरोध बॉक्स है, यहाँ से एक तार और निकली है ये, और ये कहाँ गई हुई है, गैल्वेनोमीटर में। तो देखिए यहाँ से ये तार जा रही है और ये धारा मापी में गैल्वेनोमीटर में ये चली गई, और गैल्वेनोमीटर से यहाँ से तार गई, इससे क्या निकली हुई है, जॉकी। ये देखिए गैल्वेनोमीटर से ये तार निकल रही है और इससे ये हो गई जॉकी। अब विद्यार्थियों, अब प्रयोग कैसे करेंगे, इसको समझने के लिए पहले ये चेक कर लें कि आपने जो सर्किट डायग्राम ये तैयार किया है, ये पूरा ये, ठीक है, ये सही है कि नहीं। तो इसकी जांच करने के लिए हम सबसे पहले प्रतिरोध बॉक्स से यहाँ पहले इनको अच्छे से लगा दें, और यहाँ से ये अनंत ओम का प्रतिरोध, इन्फिनिटिव अनंत ओम का प्रतिरोध से तात्पर्य समझिए, यहाँ पर हम अनंत ओम का ये प्लग निकाल लेते हैं ना, तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ से परिपथ ब्रेक हो गया, यानी एक प्रकार से कुंजी का कार्य कर रहा है। K2 कुंजी भी कह सकते हैं इसको, आपको ये K1 कुंजी थी और इसको आप मान सकते हैं कि K2 कुंजी है, क्योंकि इसको यहाँ से तोड़ दिए तो परिपथ में धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगा। चलिए मेन सर्किट से इसको समझते हैं। ये देखिए ये सर्किट डायग्राम है। अब यहाँ से ये आपको ये देखिए सेल से ये तार गई ये, और ये अब यहाँ से हम तार को कहीं से तोड़ दें, ऐसे अनंत ओम का प्रतिरोध निकालना, यानी यहाँ से तार को तोड़ देना। तो इसको तार को तोड़ देंगे यहाँ से, तो यहाँ से धारा कैसे जाएगी, नहीं जा पाएगी। तो इसी को कहते हैं कि जब अनंत ओम का प्रतिरोध निकाल लेते हैं तो सेल काय में आ जाता है, खुले परिपथ में, ठीक है ना। और जब अनंत ओम का प्रतिरोध लगा देते हैं और इस प्रतिरोध बॉक्स से किसी ओम का 2 ओम 4 ओम 5 ओम का प्रतिरोध निकालते हैं, तब वो सेल हो जाता है बंद परिपथ में। क्यों? क्योंकि इसके साथ में एक प्रतिरोध जुड़ जाता है, ये परिपथ तैयार हो जाता है, ठीक है, तो बंद परिपथ हो जाएगा वो। और यहाँ से अनंत ओम का प्रतिरोध निकाल लेंगे इससे,
तो खुले परिपथ में हो जाएगा, क्योंकि अनंत का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रतिरोध यानी धारा प्रवाह में रुकावट, यानी धारा प्रवाह के मार्ग में बहुत ज़्यादा अनंत रुकावट है, यानी तार वहाँ से ब्रेक है, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अनंत ओम का प्लग निकाले और जॉकी को ले गए। जॉकी को कहाँ ले गए, विभव मापी के ए सिरे पर, ठीक है ना, और टच कराएंगे और देखेंगे किसको, धारा मापी को देखेंगे कि धारा मापी में विक्षेप की दिशा कैसी है। तो चलिए करके देखते हैं। ये देखें, यहाँ पर हमने इसमें टच कराया ये, और विक्षेप की दिशा देखेंगे, देखिए एक और विक्षेप जा रहा है ये, और जब दूसरे साइड पे अपन ने रखा जॉकी को तो विक्षेप की दिशा पलट जाती है। तो यानी आपने कनेक्शन सही किया। देखिए इस सिरे पर रखे तो विक्षेप इस साइड गया, बी सिरे पर रख रहे हैं तो विक्षेप दूसरी तरफ जा रहा है, यानी कनेक्शन सही है। अब इसके बाद प्रैक्टिकल कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये जब सेल खुले परिपथ में हो, ये देखिए सर्किट में जब सेल खुले परिपथ में हो यानी प्रतिरोध बॉक्स से अनंत ओम का प्रतिरोध निकाल लिया जाए तो सेल खुले परिपथ में होगा, क्योंकि इसके साथ में कोई भी प्रतिरोध नहीं जुड़ा होगा। तो यहाँ से परिपथ टूट गया एक प्रकार से, तो सेल खुले परिपथ में हो गया। अब खुले परिपथ में संतुलन बिंदु की दूरी देखते हैं। विद्यार्थियों अब बात आती है रीडिंग लेने की। तो रीडिंग कैसे ली जाए, तो रीडिंग लेते समय फिर रीडिंग तो ले लेंगे, संतुलन बिंदु निकाल लेंगे, लेकिन पढ़ा कैसे जाए उसको, है ना, कि तार की लंबाई यहाँ संतुलन बिंदु से कितनी हुई। तो देखिए ए पॉइंट यहाँ से शुरू हुआ, तो जब हम यहाँ से ये चल रहे हैं ऐसे, तो गिनती कौन सी देखेंगे, ये अंदर वाली, हम बोलते हैं ये अंदर वाली और ये बाहर साइड वाली। तो जब यहाँ हम इस तार में चल रहे हैं तो गिनती कौन सी लेंगे, ये अंदर वाले सिरे की, यानी कि ये बढ़ते क्रम में चलते जा रहे हैं, ठीक है ना, इस टाइप से गिनती ये लेंगे, ठीक है। अब हमारा सेकेंड राउंड शुरू हो गया, यहाँ तक तो हो गया 100 सेंटीमीटर हो गया। अब जब सेकेंड राउंड शुरू हो गया तो ये अब गिनती कहाँ से लेंगे, फिर ये वाली, अब देखें ये एक से गिनती फिर शुरू हो गई आपकी, तो ये वाली गिनती लेंगे। अब माना कि उदाहरण के लिए यहाँ से ये 12 सेंटीमीटर पे आ रहा है, ये 12 सेंटीमीटर की, तो ये तो तार की लंबाई अब कितनी हो जाएगी, ये तो पूरी तार इतनी चली गई यानी 100 सेंटीमीटर, इतना टुकड़ा और आ गया तो 112 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन अब इसको पढ़ने में कन्फ्यूजन ना हो तो एक ट्रिक बताते हैं हम। देखिए कि जब सीधी सी बात है, ये तार की संख्या गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब यहाँ सम और विषम संख्या तो आप जानते ही हैं, है ना। तो जैसे 1 फिर 3 फिर 5, है ना, फिर 7 फिर 9, यानी विषम संख्या वाली तार में आपको अगर रीडिंग आई है तो गिनती आपको कितनी पढ़ना है, कौन सी पढ़ना है, अंदर वाली पढ़ना है ना। विषम संख्या में अंदर वाली गिनती पढ़ना है। और सम संख्या में जब रीडिंग आ रही है, ये जैसे 2 4 6, है ना, फिर ये 8 हो गई है। तो मतलब सम संख्या में अगर आपको बैलेंस पॉइंट प्राप्त हो रहा है तो गिनती कौन सी पढ़ना है, इस साइड वाली गिनती पढ़ना है, यानी बाहर साइड वाली गिनती। विषम में अंदर साइड वाली गिनती ये वाली, और सम में ये वाली गिनती पढ़ना है। अब देखें, अब माना कि आपका संतुलन बिंदु कहाँ प्राप्त हो गया, ये वाली तार पर, यहाँ पर आपको ये संतुलन बिंदु प्राप्त हो रहा है इसको। अब इसकी रीडिंग कैसे लेंगे अपन, कैसे पढ़ेंगे इसको। तो यहाँ तक देखिए कि कितनी तार निकल रही हैं, 1 2 3 4, 4 तार, 1 2 3 4, 4 तार निकल रही हैं। तो 400 तो ये हो गया। अब यहाँ से इसकी सीध मिला रहे हैं, तो इसकी सीध अगर देखें स्केल में 55 के पास आ रही होगी अगर, तो आप 55 पढ़ें या 45 पढ़ें, तो कौन सी तार कहलाई, 4 तो पूरी हो गई थी, 1 2 3 4, तो 400 ये हो गया। अब ये 5वीं तार है विषम संख्या वाली तार, तो विषम संख्या वाली तार में अंदर से रीडिंग लेना है, तो अंदर से रीडिंग लेना है, ये वाली गिनती लेंगे तो 55 हो जाएगा, यानी 455 यहाँ पर आ जाएगी रीडिंग, ठीक है ना। इस प्रकार से अपन को रीडिंग लेना है, यानी आप ये समझ गए कि विषम संख्या में आ रही है तो ये वाली अंदर से रीडिंग लेना है, और सम संख्या में आ रही है तो बाहर से लेना है। तो अब हम L1 यानी जब सेल खुले परिपथ में हो, तो जब सेल खुले परिपथ में हो तो हम संतुलन बिंदु की लंबाई देखते हैं, फट से देख लेते हैं, बहुत टाइम नहीं लगने वाला है। तो देखिए अब पहले ले रहे हैं जब अनंत ओम का प्रतिरोध निकाल दिए, यानी सेल जब खुले परिपथ में है, प्रायोगिक सेल लैक्लांसी सेल खुले परिपथ में है
तब रीडिंग अपन ले रहे हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर देखते हैं जॉकी को किसी एक तार में अपन ने यहाँ पर कहीं भी रख दिए, पहली तार में रख रहे हैं और गैल्वेनोमीटर में देख रहे हैं विक्षेप, ये देखिए गैल्वेनोमीटर में रख रहे हैं तो विक्षेप एक दिशा में जा रहा है, ठीक है ना। पहली तार में रखे, फिर दूसरी तार में रख रहे हैं तो विक्षेप भी यहीं जा रहा है, ठीक है। अब तीसरी तार में रख रहे हैं तो अभी भी विक्षेप इसी दिशा में जा रहा है, ठीक है। अब चौथी तार में रख रहे हैं तो ये देखिए विक्षेप अभी जा तो इसी दिशा में रहा लेकिन थोड़ी कम, ठीक है ना। अब जब पांचवी तार में रख रहे हैं तो विक्षेप की दिशा पलट गई है ना, यानी यहाँ पर विक्षेप प्राप्त हो सकता है। हम देखें इसके दाईं बाईं ओर खिसकाएंगे, जॉकी को रगड़ना नहीं है, टच कराना है और शून्य विक्षेप देखेंगे। तो यहाँ पर हम ये देखिए चौथी तार में चल रहे हैं, हम चौथी तार में यहाँ पर हम टच करा रहे हैं तो विक्षेप प्राप्त, यहाँ पर देखें शून्य पे आ गया कांटा बिल्कुल, हाँ ये शून्य पे आ गया, यानी संतुलन बिंदु की दूरी आ चुकी है आपकी। तो अब इसको चौथी तार में आ रही है तो इसमें हम देखें कितने, इसकी रीडिंग कैसे पढ़ेंगे। तो रीडिंग पढ़ने के लिए चलें, स्केल पर चलते हैं। ये यहाँ पर आए, यहाँ पर हम अपना स्केल फंसा लेंगे अच्छे से। 78 पे आ रहा, क्यों चौथी तार में बाहर से क्यों रीडिंग लेंगे, हमने बताया ना सम संख्या विषम संख्या में आए तो ये वाली रीडिंग लेंगे, ये वाली अंदर से, और सम संख्या में आए तो बाहर की रीडिंग लेना है। तो ये 78 पे आया, लेकिन चौथी तार में आया तो 3 तार पूरी हो गई, 100, 200, 300। अब 300 के बाद ये इसकी रीडिंग जोड़ दी जाएगी, यानी कितना हो जाएगा 78। तो 378 हो गई आपकी L1 के लिए लंबाई, ठीक है। तो इसको अपन प्रेक्षण तालिका में नोट कर देते हैं। रफ में बना ली थी, आप चाहें तो बाद में अच्छे से बना लेंगे। तो यहाँ 378 सेंटीमीटर ये अपन ने लिख दिया L1। ये संतुलन बिंदु की दूरी E के लिए जब सेल खुले परिपथ में हो तो ये हो गया 378 सेंटीमीटर। अब जब सेल बंद परिपथ में हो तो L2 कैसे निकालेंगे। L2 निकालने के लिए हमने ये प्रतिरोध वक्र से 1 ओम का प्रतिरोध निकाल दिया, ठीक है। अब हम पूरी प्रक्रिया वैसे ही करेंगे कि पहली तार, ये पहली तार में हमने टच किया, ये पहली तार में टच कर रहे हैं, यहाँ पर ये देखिए ये टच किए और विक्षेप देखिए ये दूसरी तरफ गया। अब मैं दूसरी तार में टच कर रहा हूँ, ये देखिए दूसरी तार में टच कर रहा हूँ, ये तो विक्षेप की दिशा पलट गई, ये इस साइड जा रहा है ना, ये देखिए विक्षेप की दिशा पलट गई, यानी कि यहाँ जो टच करते हैं यहाँ इतने में और इतने के बीच में संतुलन बिंदु है। तो अभी कैसे ढूंढें, ये देखिए यहाँ से हम भिन्न भिन्न बिंदुओं पर टच करते जाएंगे और विक्षेप की दिशा देखेंगे। ये इस टाइप से हम टच कराते जाएंगे। यहाँ देखिए यहाँ पर टच करा रहा हूँ मैं, ये ऐसे ये टच करा रहे हैं ऐसे करके ये, तो ये देखिए यहाँ पर विक्षेप एक भी नहीं आ रहा है। ये टच करा रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये टच कराते हैं ऐसे तो विक्षेप एक भी नहीं आ रहा है यहाँ पर, यानी ये संतुलन बिंदु पहली तार में ही आ गई, पहली तार में आ गई। तो इसलिए रीडिंग सीधी सी बात है आपकी ये वाली आ जाएगी फर्स्ट में, यहीं पर आ रही है 43 की सीधी में आ रही है। तो 43 सेंटीमीटर संतुलन बिंदु की दूरी हो जाएगी, ठीक है। 43 ये नहीं, वैसे एक्चुअली ये 42 है ना, 40। ये हो गया L2 की पहली रीडिंग। तो यहाँ सारणी में अपन यहाँ लिख देंगे L2 बराबर हो गया 42 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ 1 ओम का प्रतिरोध आपने निकाला था, अब 1 ओम के प्लग को आप लगा दें यहाँ से इसी प्रकार से, और आप 2 ओम का प्रतिरोध निकाल लीजिए। 1 ओम में रीडिंग ले लिए, अब 2 ओम का प्रतिरोध निकालिए। अब फिर संतुलन बिंदु की दूरी ढूंढेंगे। तो पहली तार में हमने टच किया, विक्षेप देखें इस साइड जा रहा है, दूसरी तार में टच किया, विक्षेप दूसरी तरफ जाने लगा, ठीक है। यानी अब संतुलन बिंदु ये पहली और दूसरी तार के बीच में है, ठीक है। तो पहली तार के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर हम टच कराते हैं और विक्षेप देखेंगे। अब कुछ घटने लगा विक्षेप, देखिए ये लगभग 0 के आसपास आने लगा, आने वाला है संतुलन बिंदु। ये हमने यहाँ टच कराया, ये देखिए यहाँ पर अभी थोड़ी सा है अभी, ठीक है ना। ये अब थोड़ी सा हमने यहाँ टच करा रहे हैं, यहाँ पर ये
तो यहाँ पर ये देखिए 60 सेंटीमीटर के आसपास ये एक्चुअली देख रहा हूँ कहाँ पर आ रहा है पूरा। ये फिक्स रीडिंग आपकी आ रही है 60 से थोड़ी सा, पूरी रीडिंग अच्छे से देखिएगा सीध में मिला करके 60 से थोड़ी सा ज़्यादा है, यानी 60.2 सेंटीमीटर के आसपास है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे L2 का मान आ गया 60.2 सेंटीमीटर। और ये L1 जो है ना ये खुले परिपथ में है, ये लगभग नहीं बदलती, सेम रहती। फिर भी आप 1-2 रीडिंग 3 रीडिंग ले लीजिएगा। तो इसकी लगभग जैसे 378 आई थी, आप एक्चुअल निकालिएगा 378.5 आ सकती है। 300 मतलब आप पूरी निकाल लीजिएगा। जल्दी में मैं पूरा यहाँ बता दे रहा हूँ। ये जब अपने L1 निकाला था ना तो उसी समय आपको 3 बार रीडिंग ले लेनी चाहिए, लगभग सेम ही आएगी, क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोध तो आपने जोड़ा ही नहीं है। तो 378 ये करते हैं इसको, ये 79 कर सकते हैं सेंटीमीटर। अब ये एवरेज पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमको निकालना है L2 के लिए। अब ये पहले निकाला आपने 1 ओम का प्रतिरोध, फिर 2 ओम का प्रतिरोध। अब यहाँ से 3 ओम का प्रतिरोध निकाल के देख लेते हैं। तो अब इसमें 2 ओम का प्रतिरोध लगा दें पहले, या 2 ओम का आप निकले रहने दीजिए, 1 ओम का और निकाल लें। तो अब 3 ओम का प्रतिरोध यहाँ पर लग चुका है परिपथ में। अब फिर संतुलन बिंदु की दूरी ढूंढेंगे 3 ओम के लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं पहली तार में हम टच करा रहे हैं तो विक्षेप देखिए इस तरफ जा रहा है, ये विक्षेप। दूसरी तार में टच करा रहा हूँ, विक्षेप दूसरी दिशा में, यानी यहीं कहीं संतुलन बिंदु होगी, ठीक है। तो यही टच करा इस साइड, ये हम पहली तार में भिन्न भिन्न बिंदु पर टच कराते जा रहे हैं। और ये आने वाला संतुलन बिंदु हमारा यहाँ पर संतुलन बिंदु देखिए ये प्राप्त हो रहा है, 0 पे आ रहा है, नल पॉइंट प्राप्त हो रहा है संतुलन बिंदु। इसको कैसे, पहली तार में ही है तो सीधी सी बात है, विषम संख्या यानी अंदर वाली रीडिंग लेंगे तो ये 71 सेंटीमीटर के आसपास, 71, 1 मिनट और चेक कर लूँ। यहीं पर आ रहा है, यानी 71 पर ही आ रहा है, ठीक है ना। ये 71 सेंटीमीटर पे आ रहा है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 71 सेंटीमीटर। अब इनकी गणना इस सूत्र से करेंगे। गणना कैसे करेंगे वो हम समझेंगे अभी बोर्ड में, और इसका सिद्धांत भी समझेंगे, जिससे आपको थ्योरी के क्वेश्चन भी इससे बन जाए। इसके वाइवा भी देखेंगे, तो पूरा प्रैक्टिकल आप समझे। और यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। आप बताइएगा आपको और किस प्रकार के और कौन से प्रैक्टिकल सीखने हैं, हम यथासंभव आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, अब देखेंगे इसकी गणना, इसका सिद्धांत कि एक्चुअल में ये जो सूत्र आया है ये किस प्रकार प्राप्त हुआ है। ये आपको एक परीक्षा में प्रश्न आएगा थ्योरी में कि विभव मापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने हेतु प्रयोग का वर्णन निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। पहला सिद्धांत एवं सूत्र, फिर ये परिपथ का चित्र, परीक्षण तालिका वगैरह। तो उसमें आपको पूरा सिद्धांत का ये सूत्र निगमन करके बताना होगा। तो वो देखते हैं, बोर्ड में देखेंगे और गणना भी देखेंगे। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले विभव मापी द्वारा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए जो आपने वैसे आवश्यक उपकरण तो जान ही लिए हैं, जो परीक्षा में पूछा जाता है, सिद्धांत एवं सूत्र की स्थापना, तो ये महत्वपूर्ण है। और ये परिपथ का डायग्राम, ये चूँकि परीक्षा में भी आया करता है, ठीक है, और प्रैक्टिकल में तो लिखना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन यही जाने लेते हैं, सिद्धांत एवं सूत्र की स्थापना। यानी ये जो सूत्र निकला था, स्मॉल आर सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर कोष्टक में L1/L2-1, ये कैसे निकला हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ पर कुछ चीज़ मानेंगे। तो पहले मानते हैं कि माना विभव मापी के द्वितीयक परिपथ में, द्वितीयक परिपथ मतलब ये वाला परिपथ विद्यार्थी, ये वाला, ये जो परिपथ हुए ये उसका विभव मापी का आपने जान ही लिया है कि प्राथमिक परिपथ कहलाता है। तो माना विभव मापी के द्वितीयक परिपथ में लगे सेल का, यानी इस सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, E है। ये अपन ने कौन सा सेल लिया था यहाँ पर जब प्रयोग करने के लिए,
यहाँ पर अपन ने लैग्रांजी सेल लिए थे, आपने जान ही लिया है। तो जो प्रायोगिक सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, इसके विद्युत वाहक बल को E माना और आंतरिक प्रतिरोध को शुरू में माने ले रहे हैं कि इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। तो विद्यार्थियों, आंतरिक प्रतिरोध का मतलब भी आप जान जाइए। आंतरिक प्रतिरोध यानी सेल का खुद का अपना प्रतिरोध, अर्थात सेल के अंदर आप जानते ही हैं क्या होता है, इलेक्ट्रोड होते हैं और इलेक्ट्रोड के मध्य में क्या भरा होता है, विद्युत अपघट्य। तो किसी सेल के अंदर विद्युत अपघट्य धारा प्रवाह के मार्ग में जो बाधा डालेगा उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। थोड़ी यहाँ से आप समझ सकते हैं, जैसे ये सेल है तो यहाँ से धारा प्लस से माइनस की ओर अगर ऐसे जा रही है तो बाह्य परिपथ में तो धारा ऐसे चली गई, लेकिन धारा हमेशा पूर्ण चक्कर करती है, पूरा चक्कर। तो यहाँ से यहाँ यानी सेल के अंदर धारा कैसे जाएगी, ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर जाएगी, है ना। सेल के अंदर धारा ऋण से धन इलेक्ट्रोड की ओर जाती है, सेल के बाहर धन से ऋण की ओर बाह्य परिपथ में। तो जब सेल के अंदर ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड तक धारा जाएगी, धारा प्रवाह के लिए आयन जाएंगे, तो कहाँ से होकर के जाएंगे, विद्युत अपघट्य से। तो विद्युत अपघट्य द्वारा धारा प्रवाह के मार्ग में, सेल के अंदर धारा प्रवाह के मार्ग में जो रुकावट डाली जाती है उसी को हम क्या कह देते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना मान लिया, स्मॉल r। फिर से देख लें अपन, माना विभव मापी के द्वितीयक परिपथ में लगे सेल का विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। अब यदि सेल के साथ समांतर क्रम, ये सेल है, इसके साथ देखिए ये समांतर क्रम में प्लस ये और ये, तो समांतर क्रम में हमने कौन सा प्रतिरोध जोड़ दिया, ये प्रतिरोध वाहक से कोई ओम का प्रतिरोध निकालते हैं ना, यानी वो प्रतिरोध जुड़ जाता है। तो माना इससे जोड़े गए प्रतिरोध का मान कितना है, R है। और जब इससे प्रतिरोध R जोड़ देते हैं तो सेल के सिर, यहाँ पर जो प्रतिरोध जोड़ देंगे तो यहाँ पर सेल क्या कर देगा, उसके सिरों के बीच क्या उत्पन्न कर देगा, विभवांतर। तो जोड़ने पर विभवांतर कितना हो जाता है, V। ठीक है। सेल का विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R और टर्मिनल विभवांतर V हो जाता है। तो ओम का नियम आप जानते ही हैं कि I बराबर V बटे R या V बराबर I इंटू R होता है। तो ओम का नियम I बराबर V बटे R ये होता है। अब ध्यान दीजिए, जब अगर सेल खुले परिपथ में यानी कि सेल के साथ कोई भी प्रतिरोध नहीं जोड़ा गया हुआ है तो सेल के सिरों के बीच में जो विभवांतर होगा वही तो सेल का विद्युत वाहक बल कहलाएगा जब सेल खुले परिपथ में है। तो V का स्थान क्या हो जाएगा, E। ठीक है ना, V की जगह पर अपन E मान सकते हैं। और टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, अगर परिपथ की बात करें तो टोटल प्रतिरोध सेल का प्रतिरोध स्मॉल r हो जाएगा और बाह्य प्रतिरोध कितना, कैपिटल R, क्योंकि दोनों कौन से क्रम में, समांतर क्रम में है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो ये हो गया तुम आपका यहाँ से। अब इस रिलेशन को आगे लेकर के चलते हैं। तो यहाँ से तिर्यक गुणा कर दीजिए। देखिए V का गुणा इस पूरे में होगा, ये हो गया। ठीक है, E का गुणा कहाँ होगा, R में, ये हो गया। इसका अंदर गुणा कर दे कोष्टक में तो हो जाएगा V R। ठीक है, कैपिटल V कैपिटल R, फिर प्लस कैपिटल V स्मॉल r, ये E R। हमें ध्यान दीजिएगा स्मॉल r का मान निकालना है, इसलिए इस पद को यहीं लिखे रहने दिए और इसका पक्षांतर यहाँ करे देते हैं। तो यहाँ से जाकर के यहाँ जाएगा तो ये ऋण का हो गया ये। अब देखें यहाँ पर, देखें R यहाँ भी, R यहाँ भी, R कॉमन निकाल दिए, ये उभयनिष्ठ। अगली लाइन पे ये V, दोनों पक्षों में अपन ने पक्षांतर, मतलब इस साइड से यहाँ ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो इसके भी बट्टे में V होगा और इसके भी बट्टे में V होगा। तो लेकिन यहाँ के V से V कट जाएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये E बट्टे V हो जाएगा। यानी सूत्र बनेगा स्मॉल r बराबर कैपिटल R कोष्टक के अंदर E बट्टे V माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण नंबर 1, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब हम ये माने जब प्रैक्टिकल करते हैं, ये विभव मापी की क्या है, तार है। ठीक है, यदि E के लिए यानी जब सेल खुले परिपथ में होता है, अनंत ओम का प्रतिरोध आपने निकाला, तो जब E के लिए संतुलन बिंदु की दूरी अगर L1 है, यानी ये इतनी दूरी पर संतुलन हो रहा है, तो ये A से ये दूरी अगर L1 है, ठीक है ना, तो L1 है। और V के लिए जब इससे R ओम का प्रतिरोध निकाल लेते हैं, तब यदि संतुलन बिंदु की दूरी A से संतुलन बिंदु की दूरी L2 हो जाती है और विभव मापी के तार की विभव प्रवणता रो हो, तो विभव प्रवणता यानी दूरी के सापेक्ष विभव में पतन की दर, विभव
परिवर्तन की दर, यानी जैसे जैसे हम ए उच्च विभव वाला बिंदु है, ए से हम बी की ओर जाते जाएंगे तो विभव में कमी आती जाएगी, है ना। तो अगर हम कहें कि 1 सेंटीमीटर जाने में विभव में कितनी कमी आ गई, तो वही तो उसकी विभव प्रवणता कहला जाएगी, है ना। तो विभव प्रवणता का मात्रक अगर बताना चाहें आप तो बता सकते हैं वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। ऐसा ही बोलेंगे तो वोल्ट प्रति मीटर, पर यहाँ चूंकि दूरी अपन सेंटीमीटर में नाप रहे हैं तो यहाँ बोलेंगे वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। तो ये रो क्या है, विभव मापी के तार की विभव प्रवणता, यानी 1 सेंटीमीटर जाने पर विभव में कमी कितनी हो जाती है, रो हो जाती है। अब तो फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब देखिए ई का मान फिर कितना हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा रो गुणित L1, ठीक है। और V बराबर कितना हो जाएगा, रो विभव प्रवणता तो वही रहेगी रो इंटू L2। अब ये जो मान है E और V के मान ये समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में हमने ये मान भर दिया, यहाँ पर देखिए E का मान, यहाँ पर V का मान, तो रो से रो कट जाएगा तो बन जाएगा स्मॉल r बराबर कैपिटल R यानी बाह्य प्रतिरोध कोष्टक के अंदर L1 बटे L2 माइनस 1। तो विद्यार्थियों ये हो गया आपका सिद्धांत व सूत्र की स्थापना। और ये परिपथ तो आप जानते ही हैं, C ये बैटरी मतलब विभव मापी में जो प्राथमिक परिपथ में जुड़ा हुआ सेल है जो अपन ने बैटरी लगाई थी, K कुंजी, RH परिवर्ती प्रतिरोध धारा नियंत्रक कह सकते हैं। और AB क्या हो जाएगा, AB विभव मापी के तार की लंबाई है, E प्रायोगिक सेल है जिसका कि आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, RB क्या है रेजिस्टेंस बॉक्स है, G क्या है धारा मापी, J क्या है जॉकी। तो ये हो जाएगा उपकरण का नामांकित चित्र जो आपको यहाँ लिखना है। आपको प्रैक्टिकल भी इसी क्रम में लिखना होता है। सबसे पहले उद्देश्य आवश्यक उपकरण, ठीक है, और आवश्यक उपकरण के बाद परिपथ का नामांकित चित्र ये हो जाएगा, इसको बना करके यह नामांकन कर दीजिएगा। फिर सिद्धांत एवं सूत्र की स्थापना। तो जब प्रयोग करेंगे प्रैक्टिकल करेंगे तो इतना सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आप बेसिक सूत्र ये वाला भी लिख सकते हैं और यहाँ प्रतीकों का अर्थ बता दें। तो ये हो गया सिद्धांत एवं सूत्र। अब इसके बाद देखे लेते हैं प्रेक्षण तालिका। तो विद्यार्थी प्रेक्षण तालिका है, इसमें अपन ने जो प्रैक्टिकल किए हैं उसी की रीडिंग लेकर के हम यहाँ पर बना रहे हैं। यद्यपि प्रयोग तो जल्दी किए थे अपन ने, तो हो सकता है रीडिंग लेने में कुछ त्रुटियां हुई हो, फिर भी एक उदाहरण के तौर पर आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 3 रीडिंग लेंगे, एक क्रमांक लिखे, एक क्रमांक पे 1 2 3 रीडिंग लेंगे। ज्ञात प्रतिरोध यानी प्रतिरोध बॉक्स से कितने ओम का प्रतिरोध निकाला, फिर संतुलन बिंदु की दूरी, संतुलन बिंदु की दूरी 2 बार अपन ने निकालते हैं 2 प्रकार से। पहले जब सेल खुले परिपथ में हो यानी ई के लिए संतुलन बिंदु की दूरी L1 है ना, जब अनंत ओम का प्रतिरोध निकालते हैं तब, है ना, ये हो गया। फिर जब सेल बंद परिपथ में हो यानी प्रतिरोध बॉक्स से किसी निश्चित ओम का प्रतिरोध निकाल लेते हैं तब संतुलन बिंदु की दूरी यानी V टर्मिनल विभवांतर V के लिए संतुलन बिंदु की दूरी। फिर जब ये दोनों निकल जाएंगे तो आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र स्मॉल r बराबर कैपिटल R कोष्टक के अंदर L1 बटे L2 माइनस 1 इससे होगा। तो चलिए पहली रीडिंग क्रमांक 1 हमने सबसे पहले तो ये कर लिए थे, L1 निकाल लिए थे। L1 जब खुले परिपथ में सेल था तब निकाल लिए थे अनंत ओम का प्रतिरोध निकाल करके। तो L1 का मान आपने देखा 378 सेंटीमीटर के लगभग आया था, ठीक है। अब प्रतिरोध वाहक से 1 ओम का प्रतिरोध निकाल लिए थे और फिर हम L2 का मान ज्ञात कर लिए थे, ठीक है। L2 का मान आया था 42 सेंटीमीटर। फिर आपने देखा होगा प्रतिरोध वाहक से 2 ओम का प्रतिरोध निकाले थे और L2 का मान आया था 60.2 सेंटीमीटर। फिर प्रतिरोध वाहक से 3 ओम का प्रतिरोध निकाल लिए थे और यहाँ से कितना आया था उस समय संतुलन बिंदु L2 की दूरी आई थी 71 सेंटीमीटर। और L1 क्या है, खुले परिपथ में संतुलन बिंदु की दूरी, तो 378 आ गई थी। आप चाहें तो वहीं पर 3 रीडिंग ले सकते थे, 378 ही आती है प्रायः, पर कभी कोई रीडिंग लेने में अगर त्रुटि हो भी रही है तो अपन 3 रीडिंग ले लेते हैं जिससे एवरेज में सही हो जाए। तो हमने सेकेंड बार रीडिंग ली तो 378.5 हुई। फिर ये जब कब के लिए है, जब सेल खुले परिपथ में है यानी कि प्रतिरोध बॉक्स में सभी प्लग लगे हुए हैं, केवल अनंत ओम का प्रतिरोध निकला हुआ है तब के लिए। तो पहले 378, फिर 378.5, फिर 379 सेंटीमीटर, तो ये हो गई। अब इनके मान इस सूत्र में रख करके हम गणना करेंगे। चलिए देखते हैं गणना। तो ये सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, स्मॉल r बराबर कैपिटल R। तो कैपिटल R का मान कितना हो गया 1 ओम, तो यहाँ पर हमने रख दिया 1 ओम, ठीक है। कोष्टक शुरू किया, L1 का मान कितना हो गया
378, यहाँ पर रख दी 378। फिर L2 का मान कितना आ गया 42, ये लिख दिए। फिर -1, तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो पहली रीडिंग में आता है 8 ओम, ठीक है, हमने ये लिख दिया 8 ओम। फिर दूसरी रीडिंग में हम यहाँ पर R का मान कितना लिखेंगे, ये देखिए 2 ओम, ठीक है। ये L1 का मान 378.5, L2 का मान कितना आया 60.2, ठीक है, -1। ये इस सूत्र में अपन ने मान रखते गए। तो अब इसकी गणना किए तो इसको हल करने के बाद इसका मतलब मान आता है 10.57 ओम लगभग, ठीक है। फिर तीसरी रीडिंग निकालते 3 ओम के लिए, तो यहाँ R का मान अब 3 ओम रख देंगे, L1 का मान ये रख देंगे, L2 का मान ये रख देंगे। इसको हल करेंगे तो लगभग आ रहा है 13.01 ओम। अब ये तीनों रीडिंग 1, 2, 3 रीडिंग जो निकली है, तो हम तीनों को जोड़ करके 3 का भाग दे देंगे, तो माध्य निकल आएगा 10.52 ओम। तो माध्य यहाँ लिख दिए, यानी आपका परिणाम हो गया कि दिए गए प्रायोगिक सेल यानी जो लेक्लांसी सेल लिए थे उसका आंतरिक प्रतिरोध 10.5 ओम है। विद्यार्थी यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि लेक्लांसी सेल ये जो अपन लेते हैं इसका आंतरिक प्रतिरोध लगभग 4 से 5 ओम की कोटि का होता है। फिर यहाँ पर 10 लगभग आ रहा है, इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है? तो ये हो सकता है कि अपन ने जल्दबाजी में रीडिंग लेते समय यहाँ पर थोड़ी सी कुछ गलतियाँ हुई हो, तो आप इसको उदाहरण मानते हुए बड़े सावधानी पूर्वक रीडिंग लीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि जब सेल बनाए थे हमने, तो क्या है कि हमारे पास थोड़ी सा वो अमोनियम क्लोराइड जो विद्युत अपघट्ट के रूप में विलयन डालते हैं लेक्लांसी सेल में, तो अमोनियम क्लोराइड थोड़ी सा बहुत ही मतलब कम मात्रा में, और केमिकल भी बहुत पुराना था, तो हो सकता है केमिकल उतर गया रहा हो, है ना, तो उसके कारण सेल का आंतरिक प्रतिरोध इतना आया हो, ठीक है। तो आप इस प्रयोग को ध्यान में रख करके अपने प्रयोगशाला में जा करके अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है सावधानियाँ की, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रयोग के दौरान पूरे सेल को, पूरे उपकरण को, मतलब सेल को खासतौर पे हिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेल हिला देंगे तो सेल के इलेक्ट्रोड की पोजीशन बदल जाएगी, और सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरियां अगर बदल देते हैं तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध तो बदल ही जाता है। वैसे आप जानते ही हैं कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। दूरी बढ़ जाती है तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। ताप पर भी निर्भर करता है, ताप बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है, ठीक है। और विद्युत अपघट्ट की सांद्रता बढ़ाने पर, सांद्रता पर भी निर्भर करता है, सांद्रता बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। और विद्युत अपघट्ट में डूबे हुए इलेक्ट्रॉनों का क्षेत्रफल अगर बढ़ा दे तो आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉनों को अगर ज़्यादा अच्छे से डुबो दिया जाए, विद्युत अपघट्ट में ज़्यादा भाग डूबा रहे, तो आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये परीक्षा में आता है, इसलिए आप इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। विद्यार्थियों, कई बार एक और मौखिक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं धारा विद्युत से संबंधित जो भी प्रैक्टिकल होते हैं उनमें, कि अमीटर और वोल्टमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ना चाहिए। तो परिपथ में अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, यदि आप समझ करके प्रैक्टिकल अच्छे से करेंगे तो बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। जैसे आप जान सकते हैं कि लेक्लांसी सेल में जो कार्बन की छड़ है उसकी चारों ओर कौन सा चूर्ण भरा होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो ये काय का कार्य करता है, ये एक प्रकार से विध्रुवक का कार्य करता है। तो विद्यार्थियों, हमें उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत सारी बातें सीखी होगी। तो विद्यार्थियों, कैसी रही आज की क्लास? उम्मीद करते हैं आपने प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों अच्छे से सीख लिए होंगे, और आप ज़रूर बताइएगा कि आपको और कौन से प्रैक्टिकल में कुछ दिक्कत जा रही है या कौन सी समस्या है। हम यथासंभव कोशिश करेंगे अपनी तरफ से उसे दूर करने की, और हमारा प्रयास रहेगा वैसे कि अगले वीडियो में हम गेट के प्रैक्टिकल आप तक पहुंचाएं, क्योंकि इसकी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही इम्पॉर्टेंट है और सरल भी है ना। तो गेट के प्रैक्टिकल कराएंगे, और आप बताइएगा कि आपको कौन से प्रैक्टिकल सीखने हैं, ठीक है। तो यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, जिससे वे भी सीख सकें, वे भी पढ़ सकें, है ना। हेल्प करने से अपना ही फ़ायदा होता है, ठीक है ना। तो शेयर कीजिएगा ज़रूर। और तो विद्यार्थी, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।